ओम शांति। मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम एक्स्ट्रा केयर फिजियोथेरेपी सेंटर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस के क्या सिम्टम होते हैं, स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस में कौन कौन से फिजिकल टेस्ट होते हैं और स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस में कैसे हमें प्रिकॉशंस लेना है। इस वीडियो को देखने के बाद आप ये सेल्फ असेस कर पाएंगे कि आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है या आपको स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस की प्रॉब्लम है। आपको फ्लेक्शन टाइप ऑफ एक्सरसाइज करनी है या एक्सटेंशन टाइप ऑफ एक्सरसाइज करनी है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था ली ग्रेडिंग सिस्टम, जो रेडियोलॉजिकल ग्रेडिंग सिस्टम थी, जिससे कि हमें पता चल जाता था कि रेडियोलॉजिकली हम स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस में कहां पे सस्टेन कर रहे हैं। लेकिन कई बार एमआरआई में ऐसे हमें देखने को मिलता है कि वो पीआईवीडी भी लिख देते हैं और साथ में स्पाइनल कैनाल का मेजर करते हैं, उसमें भी मेजरमेंट में 8 mm आ गया, 9 mm आ गया और सेंट्रल पीआईवीडी भी आ गया। अब यहाँ पे हमें एग्जामिन करना बहुत ही जरूरी हो जाता है कि रियली ये केस पीआईवीडी का है या स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस का है। यदि स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस का है तो इसमें फ्लेक्शन टाइप ऑफ एक्सरसाइज होगी, यदि यही स्लिप डिस्क है तो इसमें एक्सरसाइज टोटली बदल जाएगी। तो दोस्तों, ये एग्जामिनेशन हम कैसे करते हैं क्लिनिकली और आप सेल्फ कैसे कर सकते हैं, इसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हमारे साथ है डॉक्टर सना। इसको हम लोग कैसे, जैसे कि बोले कि हम लोग पेशेंट को एग्जामिन करते हैं तो हम डिटेल हिस्ट्री लेते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और उसके बाद स्पेशल टेस्ट करते हैं। ये 3 सेक्शन हमारा होता है, जिसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि इनमें कौन सी एक्सरसाइज डिजाइन करनी है। तो डिटेल हिस्ट्री के विषय में डॉक्टर सना आप बताएं, हम पेशेंट से डिटेल हिस्ट्री में किन किन बातों का मेन ध्यान रखते हैं। जब हम पेशेंट की डिटेल हिस्ट्री लेते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि पेशेंट की एज क्या है, बिकॉज एज आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस को तय करने में। अगर पेशेंट आपका 45 या 50 साल की उम्र से ज्यादा का है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको ये कंडीशन हो सकती है। 90% केसेस में अगर 45 से ज्यादा की एज है तो ही एलसीएस का प्रॉब्लम होता है, बट इन वेरी रेयर केसेस जैसे 10% में देखा गया है कि ड्यू टू आर्थ्रोपैथी या हाइपरट्रोफी ऑफ लिगामेंटम फ्लेमम इन 40 साल लोगों में भी कम के लोगों देखने को मिलता है। इसके अलावा ये भी देखने को मिलता है कि यदि दोनों पैरों में पेन है, दोनों पैरों में पेन, जो अगर आपका जो पेन है वो कमर से ज्यादा पैरों में हो रहा है और दोनों पैरों में हो रहा है तो आपको चांसेस हैं, ये इंडिकेट करता है कि ये लंबर कैनाल स्टेनोसिस की प्रॉब्लम है। जी देखिए, 2 चीजें हो गई। एक तो हमारी एज है कि यदि 45 साल से ज्यादा है तो हमें ध्यान रखना है कि हो सकता है स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस। सेकेंडरी, यदि आपके दोनों पैरों में टिंगलिंग या नमनेस हो रहा है तो ज्यादातर केसेस में स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस होता है। और एक मेन इंपॉर्टेंट मैं बताने जा रहा हूं कि यदि कोई व्यक्ति चल रहा है या खड़ा है, वॉकिंग और चलने में उसको पेन हो रहा है और यदि बैठने पे उसको आराम मिल जा रहा है, दैट मीन्स कि ये स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस का ही सिम्टम है। बिकॉज जब वो खड़ा हुआ और चल रहा है तो हमारी बॉडी क्या हो जाती है, स्ट्रेट हो जाती है। स्ट्रेट होती है तो पीछे जाके हमारा कैनाल पतला हो जाता है और जैसे वो बैठ जाता है उसको आराम मिल जाता है, क्योंकि उसका कैनाल लगभग 2 mm के आसपास या उससे ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो पेशेंट गेट बेनिफिटेड। ये सिम्टम हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। इसके अलावा कुछ हमारे फिजिकल टेस्ट हैं, जिससे कि स्पेशल टेस्ट बोलते हैं, जो हम क्लिनिक में अपने पेशेंट पे फॉलो करते हैं। आप भी इसको करके और इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस है कि नहीं है। अब हम लोग स्पेशल टेस्ट के विषय में बात करते हैं, जो हम क्लिनिक पे परफॉर्म करते हैं। 3 स्पेशल टेस्ट अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जो ये कंफर्म कर देता है कि ये स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस की ही प्रॉब्लम है। तो सबसे पहला टेस्ट है हमारा, पहले टेस्ट होता है हमारा स्टूप टेस्ट। स्टूप टेस्ट में हम देखते हैं कि पेशेंट को बोलते हैं थोड़ी दूर चलने के लिए, लगभग 50 मीटर से 100 मीटर की दूरी हम बोलते हैं तय करने के लिए। तो ये टेस्ट पॉजिटिव होता है अगर पेशेंट को 50 से या 100 मीटर, आपको 50 या 100 मीटर की दूरी तय करने के बाद आपके पैरों में झंझनाहट या भारीपन या सुनपना होने लगे तो ये टेस्ट पॉजिटिव होता है। इन सीवियर केसेस 2-3 मिनट चलने के बाद ही आपको झंझनाहट होने लगेगी और माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में 4-5 मिनट यानी 50 मीटर से 100 मीटर की दूरी में होता है। और जब पेशेंट आप बैठेंगे या फिर आगे की तरफ झुकेंगे तो आपको जो झंझनाहट और सुनपना हुआ था वो ठीक हो जाएगा। फिर आप थोड़े आगे चलने के लिए रेडी हो जाते हैं। यदि चलते चलते झंझनाहट बढ़ जाए, कुछ पेशेंट, ये डिटेल हिस्ट्री में भी मिलता है, पेशेंट आके बताता है कि डॉक्टर साहब मैं वॉकिंग करने गया,
इतना वॉक करने के बाद मेरा पैर में दर्द बढ़ गया, झंझनाहट होने लगी। कभी कभी तो पेशेंट बताता है कि सुन्नपन होने लगता है कि मैं गिर जाऊंगा, और जैसे मैं पार्क में बैठ जाता हूं फिर मैं उतना वॉक करने के लिए रेडी हो जाता हूं। तो ये हमारा पहला स्टूप टेस्ट है। दूसरी टेस्ट हम लोग बात करते हैं स्पाइनल एक्सटेंशन लोड टेस्ट के विषय में, जिसमें कि हम पेशेंट को बोलते हैं कि एक्सटेंशन में आप पीछे के तरफ जाएं और 30 सेकेंड से 1 मिनट तक होल्ड करें। दोस्तों आपको बताऊं, जब पेशेंट पीछे की तरफ जाता है और सीवियर स्टेनोसिस होती है तो 10 सेकेंड में ही पैरों में पेन आने लगता है, झंझनाहट, टिंगलिंग सेंसेशन होने लगती है। लेकिन यदि मॉडरेट और माइल्ड है तो 30 सेकेंड से 1 मिनट के बीच में ये पूरे सिम्टम पता चलने लगते हैं। थर्ड टेस्ट है हमारा, थर्ड टेस्ट होता है हमारा इंटरवर्टिब्रल फोरामिनल के लिए स्पेसिफिक होता है। इसमें हम जिस साइड की आपको स्टेनोसिस है उस साइड पे साइड बेंडिंग करते हैं और एक्सटेंशन करते हैं, तो आपका जो पैरों में झंझनाहट और नमनेस वाले सिम्टम्स है वो एग्रेवेट हो जाते हैं। जैसे कि यदि मैं बात करूं अपने लेफ्ट साइड के टेस्ट यदि मुझे करने हैं तो स्टैंडिंग पोजीशन में हम जाते हैं और लेफ्ट साइड को एक्सटेंशन करते, पीछे एक्सटेंशन करके लेफ्ट साइड को यदि मैं बेंड करता हूं तो लेफ्ट साइड वाले पैर में टिंगलिंग सेंसेशन बढ़ने लगती है। यानी कि एक्सटेंशन यदि मैं बात करूं तो इसमें सीधे हैं, जैसे आप देख रहे हैं, एक्सटेंशन करें और लेफ्ट साइड को बेंडिंग करें, तो ऐसे कंडीशन में क्या हुआ, हमारे इस पैर में पेन बढ़ने लगता है। इसके अलावा एक और सिंपल सा टेस्ट है कि यदि हम आगे की तरफ झुके और अपोजिट साइड पे बेंडिंग कर लें, फ्लेक्शन और अपोजिट साइड पे बेंड कर लें, तो ऐसे कंडीशन में भी हमको यदि लेफ्ट साइड की प्रॉब्लम है तो लेफ्ट वाले पैर में रिलीफ मिलने लगता है। तो दोस्तों ये तीनों टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग प्रिकॉशन के विषय में बात करते हैं। अब बात आती है कि ये स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस के टेस्ट जो हैं और स्लिप डिस्क का टेस्ट, इन दोनों को सिमिलरली कई बार ऐसा जो एमआरआई में मैं बता रहा था कि ऐसे आ जाता है कि पीआईवीडी भी आ रहा है और हमारा स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस के सिम्टम भी आ रहे हैं, और दोनों का एक्सरसाइज प्रोटोकॉल टोटली अलग। यदि पोस्टीरियर सेंट्रल कंप्रेशन आ रहा है तो उसमें हम एक्सटेंशन टाइप ऑफ एक्सरसाइज करते हैं, स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस है तो हम फ्लेक्शन टाइप ऑफ एक्सरसाइज करते हैं। तो यदि ऐसे कंडीशन में दोनों प्रॉब्लम एक साथ, क्योंकि यदि स्लिप डिस्क होगा तो उसमें एसएलआर टेस्ट, स्ट्रेट लेग रेजिंग, सीधा लेट के पैर उठाने पे, जैसे पैर उठाएंगे बिलो 40 डिग्री 50 डिग्री आपको पेन पैरों तक जाएगा और कमर में पेन होगा, दैट्स इंडिकेट कि ये पीआईवीडी है, ये स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में हमें रेस्ट कराना है और पहले स्लिप डिस्क को हील करना है, देन फ्लेक्शन टाइप ऑफ एक्सरसाइज करनी है। और यदि सिम्टम हमें स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस के मिलते हैं, टेस्ट यदि पॉजिटिव होते हैं और एसएलआर निगेटिव होता है, तो हमें फ्लेक्शन टाइप ऑफ एक्सरसाइज करना है। तो दोस्तों ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस में क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। अभी हम लोग 5 प्रिकॉशंस आपको बताएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ज्यादातर लोगों को मैं देखता हूं कि लोग क्या करते हैं, जो स्लिप डिस्क के प्रिकॉशंस हैं वो तो फॉलो करते हैं लेकिन स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस के प्रिकॉशंस को फॉलो नहीं करते हैं। तो डॉक्टर सना इसमें क्या प्रिकॉशंस हो सकता है? स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस के प्रिकॉशंस में जैसे कि हमने आपको पिछली बार बताया था कि जब हम अपनी कमर को आगे की तरफ झुकाते हैं तो हमारी कैनाल का साइज बढ़ता है और हमारा पेन रिलीफ होता है, और जब हम कमर को पीछे करते हैं तो हमारी कैनाल का साइज डिक्रीज होता है और हमारी नर्व इंपिंज होती है। तो इसी के बेसिस पर प्रिकॉशन से कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें हमारी कैनाल का साइज बढ़ रहा हो वो हमें प्रमोट करनी चाहिए, और जिसमें साइज घट रहा हो वो हमें अवॉइड करनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है कि हम देखते हैं आमतौर पे लोगों की आदत होती है घर में उल्टा लेटकर टीवी देखने की या फोन चलाने की, उल्टा लेटकर बेड पे और लैपटॉप यूज करने की, तो इसे अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उल्टा लेटने पर हमारी कैनाल का साइज डिक्रीज होता है जिससे हमारे सिम्टम्स बढ़ सकते हैं। अगर आपको किसी वजह से बहुत जरूरी है उल्टा लेटना तो फिर आप जब उल्टा लेटते वक्त अपने एब्डोमेन के नीचे 2 पिलोज प्लेस कर लें। अगर आप 2 पिलो प्लेस कर लेंगे तो आपका जो स्पाइन है वो आगे की तरफ झुक जाएगा, मतलब फ्लेक्शन वाली पोजीशन में आ जाएगा, जिससे आपके सिम्टम्स में रिलीफ मिलेगा। और दूसरी चीज है कि अगर आप सीधा भी लेट रहे, सीधा लेटना एडवाइजेबल होता है, पर सीधे लेटते वक्त भी आप अपनी नीज के नीचे, घुटने के नीचे 2 पिलो लगा लें
जिससे कि आपकी कैनाल फ्लेक्शन पोजीशन में चली जाए और जो कैनाल पे लोड आ रहा है वो कम हो जाए, आपका ड्यूरामीटर का टेंशन डिक्रीज हो जाए। इसके बाद में तीसरी पॉइंट ये कि हम देखते हैं अक्सर लोगों की आदत होती है कि अगर बहुत देर तक बैठे हुए काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे या फिर सुबह सोकर उठे हैं, तो उठने के बाद ना हमारी आदत होती है अंगड़ाई लेने की, जिसमें कि स्पाइन पीछे की तरफ पीछे की तरफ जाती है और हमारे सिम्टम्स बढ़ देते हैं। तो ये हमें अवॉइड करना चाहिए इस केस में। चौथा पॉइंट ये है कि जिन लोगों का ओवर एक्टिविटी का काम होता है, जैसे पेंटर है या कोई कूलर पंखा साफ करना ऊपर से, तो ये सारी चीजें अवॉइड करनी चाहिए। घर में औरतें जो ऊपर झाड़ू वाड़ू लगाती हैं, जारा झाड़ती हैं, वो अवॉइड करना चाहिए। हाउसकीपिंग में ये ध्यान रखें कि बहुत पीछे एक्सटेंशन वाला काम न करें, नहीं तो ये धीरे धीरे क्या होता है, इस प्रॉब्लम को एग्रीवेट कर देता है। और लास्ट पॉइंट है कि आपको वॉकिंग, इसमें हम एडवाइस करते हैं, एडवाइजेबल होता है वॉकिंग करना, पर वॉकिंग में आप ये ध्यान रखिए कि आपको पता होता है कि आपके सिम्टम्स कितनी देर चलने के बाद इंक्रीज होते हैं, तो उससे पहले ही आप रेस्ट ले लें। इससे पहले कि आपके सिम्टम्स बढ़े, उससे पहले ही आप रेस्ट ले लें। बार बार उसको इंजरी करने की जरूरत नहीं है। यदि मुझे पता चल गया कि मेरी कोर स्ट्रेंथनिंग के बाद अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे कि कौन कौन सी एक्सरसाइज करें, कौन कौन सी चीजों को फॉलो करें। और एक चीज का और ध्यान रखें दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट को आगे झुक के बैठने में आराम होता है, तो पोस्चर का ध्यान रखते रखते हमेशा स्टूप पोजीशन में बैठने लगते हैं। तो यदि स्टूप पोजीशन में ज्यादा देर बैठते हैं तो मसल इम्बैलेंस होने लगती है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है और किस तरह से करें कि इस प्रॉब्लम को आप हरा सके और पूरे तरीके से अपने आप को रिकवर कर सके, अपने डेली रूटीन की लाइफ में लौट सके। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। Thank you for watching this video.